साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में आज हम लोग पार्ट 5 देखेंगे, जिसमें पहला विषय है हमारा कोलराउस का नियम क्या है। चलिए देखते हैं। इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर, कहाँ पर? अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ की जो चालकता होती है, अनंत तनुता पर कोई जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है उसकी जो चालकता होती है उसके आयनों की चालकता के योग के बराबर होता है। इस नियम के अनुसार होता क्या है? अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ की चालकता, जो कोई हमारा विद्युत अपघट्य पदार्थ है इसकी चालकता कहाँ पर? अनंत तनुता पर। अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ की जो चालकता होती है उसके आयनों की चालकता के योग के क्या होती है? बराबर होती है। उसके जो आयन होते हैं उनकी चालकता के योग के बराबर होती है। उदाहरण के रूप में हमने NaCl लिया तो इसकी चालकता बराबर होगी Na प्लस आयन की चालकता प्लस Cl माइनस आयन की चालकता। तो इसे हम लोग लिखते हैं लैम्डा m इन्फानाइट। ये हमारी क्या है? ये हमारा है पदार्थ की चालकता। और ये लैम्डा a प्लस जो इन्फानाइट है ये हमारा है धनायन की चालकता। और ये लैम्डा b माइनस इन्फानाइट है, ये हमारी ऋणायन की चालकता है। तो ये हमारा है कोलराउस का नियम। जहाँ पर देखते हैं हम लोग, जहाँ पर हमारा लैम्डा m इन्फानाइट जो है ये अनंत सांद्रण पर विलयन की मोलर चालकता है, यानी जो हमारा विद्युत अपघट्य पदार्थ है उसकी चालकता है। लैम्डा a प्लस जो इन्फानाइट है ये धनायन की अनंत तनुता पर आणविक चालकता है। और लैम्डा b माइनस इन्फानाइट जो है हमारी ऋणायन की अनंत तनुता पर आणविक चालकता है। चलिए देखते हैं कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग, यानी इसका उपयोग। कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग देखते हैं। इसमें पहला है हमारा, इस नियम के द्वारा किसी अज्ञात विद्युत अपघट्य की चालकता ज्ञात की जा सकती है। कोलराउस के नियम के द्वारा हम लोग किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ की चालकता ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड है हमारा, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की, कोई हमारा दुर्बल विद्युत अपघट्य हो उसके वियोजन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? अल्फा बराबर लैम्डा mc अपॉन लैम्डा m इन्फानाइट से हम लोग निकाल सकते हैं। जहाँ पर अभी हमने बात की लैम्डा m इन्फानाइट क्या है? जो हमारा विद्युत अपघट्य पदार्थ होगा उसकी चालकता कहलाएगी। कोलराउस का नियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ की जो चालकता होती है उसके आयनों की चालकता के योग के बराबर होती है। चलिए देखते हैं सेल क्या होता है। सेल क्या होता है? जब किसी वैद्युत अपघट्य में दो अलग अलग इलेक्ट्रोड डूबे हों, ये हमारा कोई वैद्युत अपघट्य है, इसमें दो अलग अलग इलेक्ट्रोड डूबे हों और वे किसी संयोजक तार से जुड़े हों, और ये दोनों किसी संयोजक तार से क्या हों? जुड़े हों, तो ऐसी जो युक्ति हमें प्राप्त होती है इसे कहते हैं हम लोग सेल कहते हैं। या फिर सेल की परिभाषा हम लोग ये कह सकते हैं कि जब कोई अलग अलग विद्युत अपघट्य में, जब किसी अलग अलग विद्युत अपघट्य में अलग अलग इलेक्ट्रोड डूबा हो और वे किसी संयोजक तार से जुड़े हों। जैसे एक विद्युत अपघट्य ये रखा है, एक विद्युत अपघट्य ये रखा है, इसमें एक इलेक्ट्रोड है और इसमें एक इलेक्ट्रोड है, इनको किसी संयोजक तार द्वारा जोड़ दिया जाए तो ये जो हमारी युक्ति प्राप्त होगी इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। चलिए बात करते हैं वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। वैद्युत रासायनिक सेल उस निकाय को कहते हैं जिसमें क्या हो? दो इलेक्ट्रोड किसी विलयन में डूबे हों, जिसमें दो इलेक्ट्रोड किसी विलयन में डूबे हों और वो किसी तार के द्वारा जुड़े हों, तो ऐसे सेल को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। वैद्युत रासायनिक सेल हमारे जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है विद्युत अपघटनी सेल। कौन सा? विद्युत अपघटनी सेल। दूसरा हमारा होता है गैल्वेनी सेल, जिसे हम लोग वोल्टीय सेल भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है। पहला है हमारा विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है। वैद्युत अपघटनी सेल जो होता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। जो वैद्युत अपघटनी सेल होता है ये हमारा वैद्युत ऊर्जा को कहाँ बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में बदलता है।
विद्युत अपघटनी सेल को हम लोग फिगर से समझते हैं। इसमें एक आयताकार टैंक होता है। क्या होता है? एक आयताकार टैंक होता है। इसमें जो ये पदार्थ भरा हुआ दिख रहा है, ये विद्युत अपघट्य पदार्थ का विलयन भरा हुआ है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? इसमें हमारे 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जो एक दूसरे से क्या होते हैं? बैटरी के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और जब इन्हें बैटरी से जोड़ा जाता है तो एक प्लेट पर धनात्मक आवेश आ जाता है और एक प्लेट पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। तो जिस प्लेट पर धनात्मक आवेश आ जाता है, कौन सा धनात्मक आवेश आता है, उसे हम लोग कहते हैं एनोड। और जिस प्लेट पर हमारा ऋणात्मक आवेश आता है उसे क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। तो चलिए देखते हैं विद्युत अपघटनी सेल। इसमें एक आयताकार टैंक होता है जिसमें विद्युत अपघट्य का विलयन भरा होता है। अभी हमने फिगर में देखा। इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। जब इलेक्ट्रोडों को बैटरी से जोड़ा जाता है तो एक प्लेट पर धन आवेश आ जाता है जो किसका कार्य करता है? एनोड का कार्य करता है। और दूसरी प्लेट पर हमारा ऋण आवेश आ जाता है जो हमारा कैथोड की तरह कार्य करता है। अतः धन आवेश जो होता है ऋण प्लेट की ओर, जो हमारा धनात्मक आवेश होता है वो ऋण प्लेट की ओर, तथा जो ऋण आवेश होता है वो क्या होता है? धन प्लेट की ओर गति करते हैं। तो आप लोगों को विद्युत अपघटनी सेल समझ में आ गया होगा। दूसरा हमारा जो होता है गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल होता है। चलिए देखते हैं गैल्वेनी सेल या वोल्टी सेल क्या होता है। इस सेल में जो होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला गया था। गैल्वेनी सेल के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। एक तरह से डायनामो की तरह हो जाता है। इस सेल में 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड होते हैं। इसमें क्या होते हैं? 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड होते हैं। जिस इलेक्ट्रोड पर धन आवेश होता है उसे क्या कहते हैं? इसमें कैथोड कहते हैं। विद्युत अपघटनी सेल में जिस पर धन आवेश होता है उसे एनोड कहा जाता है। और लेकिन जो हमारा गैल्वेनी सेल होता है इसमें जिस पर धन आवेश होता है उसे क्या कहते हैं? हम लोग कैथोड कहते हैं। तथा जिस प्लेट पर ऋण आवेश होता है उसे क्या कहते हैं? हम लोग एनोड कहते हैं। अब की बार इसमें विद्युत अपघटनी सेल का विपरीत है। जिस पर धन आवेश होगा उसे कैथोड कहेंगे, जिस पर हमारा ऋण आवेश होगा उसे क्या कहेंगे? हम लोग एनोड कहेंगे। इस सेल का निर्माण कैसे किया जाता है? गैल्वेनी या वोल्टी सेल का जिंक यानी Zn और कॉपर यानी Cu, जिंक और कॉपर की छड़ों को सल्फ्यूरिक अम्ल में डुबोकर बनाया जाता है। तो गैल्वेनी सेल बनाने के लिए जिंक और कॉपर की आवश्यकता होती है। इनको सल्फ्यूरिक अम्ल में डुबो करके बनाया जाता है। नोट पॉइंट देखते हैं। गैल्वेनी सेल का आविष्कार किसने किया था? तो गैल्वेनी सेल का आविष्कार इटली के वैज्ञानिक वोल्टा ने किया था। किसने किया था? वोल्टा ने किया था। इसीलिए हम लोग गैल्वेनी सेल को वोल्टीय सेल कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं जो हमारा डेनियल सेल होता है। कौन सा सेल? डेनियल सेल। सेल ड्राइज सेल जो होता है और जो हमारी बैटरी होती हैं ये हमारी कहलाती हैं गैल्वेनी सेल। कौन सा? गैल्वेनी सेल। चलिए समझते हैं ईंधन सेल क्या होता है। कौन सा सेल? ईंधन सेल। ईंधन सेल प्राथमिक सेल हैं। कौन से सेल हैं? प्राथमिक सेल। तो कभी कभी 1 नंबर में पूछा जाता है प्राथमिक सेल कौन है, तो ईंधन सेल हमारे क्या होते हैं? प्राथमिक सेल होते हैं। यह एक प्रकार गैल्वेनी सेल हैं। एक प्रकार के क्या हैं ये एक प्रकार के हमारे गैल्वेनी सेल होते हैं। इन सेलों से विद्युत की आपूर्ति लगातार बाहर से की जाती है। तो ये जो सेल हमारे होते हैं इनमें विद्युत की आपूर्ति कहाँ से होती है? लगातार बाहर से होती है। यह एक सीमित समय तक कार्य करते हैं, यानी एक बार खराब हो जाने पर इन्हें पुनः व्यवस्थित नहीं किया जा सकता। तो ये जो सेल हमारे होते हैं सीमित समय तक कार्य करते हैं। इन्हें पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो रिमोट का सेल होता है, घड़ी का सेल होता है, तो उन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है। गैल्वेनी सेल में आक्सीकरण अपचयन की जो ऊर्जा होती है, गैल्वेनी सेल में आक्सीकरण तथा अपचयन की ऊर्जा विद्युत में परिवर्तित होती है। किसमें? विद्युत में। क्योंकि अभी हमने बात की कि गैल्वेनी सेल जो होता है रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इस सेल की दक्षता लगभग 70% होती है। कितनी होती है? 70% होती है। और ये हमारा फिगर है ईंधन सेल का। किसका फिगर है ये? ईंधन सेल। जो आप लोगों ने देखा होगा रेडियो में सेल लगाए जाते हैं वो इसी प्रकार होते हैं। अभी हमने बात की थी कि जो हमारा गैल्वेनी सेल होता है उसका उदाहरण क्या था? डेनियल सेल।
तो चलिए देखते हैं डेनियल सेल क्या होता है। डेनियल सेल एक वोल्टीय सेल का उदाहरण है। अभी हमने देखा उदाहरण में कि जो वोल्टी सेल गैल्वेनी सेल था, उदाहरण में क्या लिखा था, डेनियल सेल। तो जो हमारा डेनियल सेल होता है गैल्वेनी सेल का क्या होता है, उदाहरण होता है। इसमें एक जिंक की छड़ होती है जो जिंक सल्फेट के विलयन में डूबी होती है। यदि जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया जाए, जिससे क्या होता है, एक अर्ध सेल का निर्माण होता है। जिंक की जो छड़ होती है इसे जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं, कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं। तो इससे हमें एक अर्ध सेल प्राप्त होता है और एक अर्ध सेल हमें इससे प्राप्त होता है। जब इन दोनों अर्ध सेलों को एक यू आकार की नली में जोड़ा जाता है, किसमें जोड़ा जाए, यू आकार की नली में। जो दोनों हमारे अर्ध सेल प्राप्त हुए हैं इन्हें हम लोग यू आकार की नली में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, जिसमें क्या भरा होता है, हमारा पोटेशियम क्लोराइड भरा होता है। क्या भरा होता है, पोटेशियम क्लोराइड। ये भी एक नंबर में पूछा जाता है। विलयन भरा होता है। इसे हम लोग सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। तो इसमें विद्युत धारा का संचालन होने लगता है। कहने का मतलब है कि हम लोग एक कॉपर की छड़ लेते हैं, कॉपर सल्फेट में डुबोते हैं, और एक जिंक की छड़ लेते हैं, जिंक सल्फेट में डुबोते हैं। फिर दोनों अर्ध सेलों को मिला करके हम लोग यू आकार की नली में जोड़ते हैं, और जो हमारी यू आकार की नली होती है इसमें हम लोग पोटेशियम क्लोराइड भर देते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, विद्युत धारा का संचालन हो जाता है। कॉपर प्लेट से जिंक प्लेट की ओर होने लगता है। विद्युत धारा का संचालन जो हमारा कॉपर प्लेट से जिंक प्लेट की ओर होता है। तो अर्ध सेल लिखने का तरीका ये है हमारा कि Zn है हमारा माइनस में रहेगा, ZnSO4। ये डबल पैरेलल लाइन लगेंगी, पैरेलल का मतलब समांतर, डबल समांतर लाइन को हम लोग सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। और ये इधर Cu+ और CuSO4 बनेगा हमारा। तो ये था हमारा डेनियल सेल जो वोल्टीय सेल का उदाहरण होता है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।